हम इसमें कहाँ तक कमा सकते हैं? अच्छा, 10 साल से मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस चल रहा है और मैं 8 से 9 घंटे बैठती हूँ, तो मैं 5 to 6 लाख तक अर्न कर लेती हूँ। फिर गवर्नमेंट में आपका डिपेंड करता है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट में हर जगह साइकोलॉजिस्ट की नीड हुई है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? जितने भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उनकी बिहेवियरल थेरेपीज के थ्रू इलाज करा जाता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो किस में, और ग्रोथ के अगर चांसेस हैं तो वो किस में? पैसा चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में जा सकते हैं, और अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बीए और बीएससी साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बच्चे में एम्पैथी होना चाहिए। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। क्या साइकोलॉजी सच में ही एक बहुत बेस्ट करियर ऑप्शन है? आप साइकोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं कमाते, कुछ लोग भी जिंदगी में कमा के जाएंगे। आपने साइकोलॉजी एज अ करियर क्यों चुना? इसमें इंसान किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनके अंदर इमोशंस होते हैं, ये हम अल्टीमेटली साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स इस करियर में आना चाह रहे हैं लेकिन वो ये करियर चूज करने से डर रहे हैं, पर्सनली तो जितना ग्रोथ करोगे ही करोगे, आप किसी इंसान की ज़िंदगी में एक बदलाव लाओगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने किसी की ज़िंदगी में कुछ तो काम किया, हीरा बन के चमक गया मैं। कैसे कृष्ण भगवान ने उसी समय में आसक्ति और अनासक्ति की बात करी, और कैसे हमने मॉडर्नाइज करके वो साइकोलॉजी में अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात करी। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder and more future-ready than ever. हेलो एंड वेलकम टू द करियर वाला। आज के एपिसोड का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेली लाइफ, जो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ में इमोशनल, डिप्रेशन, करियर को लेके जो इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की लाइफ में पड़ता है उससे रिलेटेड है, वो है साइकोलॉजी। और आज हमारे साथ डॉक्टर राशि गुप्ता मौजूद हैं। मैम फोनिक्स यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम स्वागत है आपका करियर वाला में। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की, और इस इंटरव्यू को हम बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे और इजी रखेंगे कि ताकि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको बहुत इजीली साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है और इससे क्या करियर आप बना सकते हैं वो बहुत इजीली समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि साइकोलॉजी क्या है, आप इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में कैसे समझाएंगी? साइकोलॉजी देखा जाए तो मनोविज्ञान कहा जाता है। इसमें इंसान किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनके अंदर इमोशंस होते हैं, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, ये हम अल्टीमेटली साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ हमें बीमारी के बारे में बताता है, ये हमें ये बताता है कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, हम बेहतर अपने इमोशंस को कैसे समझ सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी कैसे लीड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा सार है साइकोलॉजी का। आपने साइकोलॉजी एज अ करियर क्यों चुना? एक तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैं इसके बारे में पढ़ती थी, और दूसरा जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में मैं डेप्थ में गई, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट जो है लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। मुझे एक्चुअली समाज का एक वो पार्ट बनना था कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, किस तरीके से कर पाऊँ कोई डायरेक्शन नहीं था। बट साइकोलॉजी पढ़कर मुझे लगा कि मैं चाहे किसी भी फील्ड की, साइकोलॉजी की किसी भी फील्ड में चली जाऊँ, बट मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद ही कर रही होंगी। ठीक है मैम, आपका फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है उसमें इलनेसेस होती हैं, है ना, मानसिक भी दिक्कतें होती हैं, जैसे फिजिकल इलनेसेस होती हैं, तो उसमें डील करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत आजकल जर्नल टर्म्स हो गई हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना, लोगों को अनिद्रा की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटे बच्चों में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑटिज़म है ना, ADHD है। इस तरीके के डिसऑर्डर्स के साथ
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं और साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसमें थेरेपीज़ दी जाती हैं और जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं उनकी बिहेवियरल थेरेपीज़ के थ्रू इलाज करा जाता है। अब बात करें आगे इस साइकोलॉजी में कैसे अपना करियर बनाएं स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि साइकोलॉजी सच में ही एक बहुत बेस्ट करियर ऑप्शन है? जी देखिए, मैं क्योंकि आपने एक्सपर्ट बुलाई हुई हूँ तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर मैं आपको इन जनरल बताऊँ तो साइकोलॉजी आपको सिर्फ करियर वाइज ही हेल्प नहीं करता है, एक अच्छा इंसान बनाने में भी हेल्प करता है। आप पर्सनल ग्रोथ भी करते हो। आप साइकोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं कमाते, कुछ लोग भी ज़िंदगी में कमा के जाएंगे। ओके, तो साइकोलॉजी फाइनेंशियल के साथ साथ आप डेली लाइफ में आप अपना यूज़ कर सकते हो, जी। उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन जी है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मैम, 12th के बाद अगर किसी स्टूडेंट को साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले तो उसे भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है और उसे ये समझना है कि क्या वो ये सब आगे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कई बार बच्चे साइंस से डर जाते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहूँगी कि वो डरे नहीं और पहले ये डिसाइड करें कि क्या वो एक्चुअली साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद वो स्टार्ट करें बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ढूंढें जो बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी कराता हो। फिर उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है मास्टर्स का, एमए साइकोलॉजी और एमएससी साइकोलॉजी। इसके अलावा अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें आरसीआई एफिलिएटेड कुछ कोर्सेज़ करने होंगे जो कि उन्हें लाइसेंस देगा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आगे बच्चा अपना करियर प्लान कर सकता है। मैम, आपने बात की बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी, तो बीए और बीएससी साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है आर्ट्स और साइंस में? बीएससी साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा न्यूरो साइकोलॉजी की तरफ रहता है। बीए साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है और बीएससी साइकोलॉजी, एक तो आजकल हमारा एक टैबू है कि बच्चा बीए कर रहा है, बीए नहीं कराना है। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बीएससी साइकोलॉजी भी प्रोवाइड कराते हैं, ऑल्दो जो उनका सिलेबस होता है लगभग सेम होता है, इतना सा डिफरेंस है बस। मैम, बीए साइकोलॉजी करने के बाद और बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद कौन से फील्ड में कौन से करियर्स स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं? मैम देखिए, आजकल साइकोलॉजी बहुत ही अपकमिंग सब्जेक्ट हो गया है और मोस्टली कॉलेजेस ने मास्टर्स ऑफ़र करा है। तो अब बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद बच्चा एज अ इंटर्न और एज अ ट्रेनी एनजीओज़ में काम कर सकता है। बट हम लोग बच्चे को यही कहते हैं कि आप मास्टर्स ज़रूर करें, क्योंकि बीए साइकोलॉजी में आप जनरल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। थ्योरी तो मैं कितना भी पढ़ लूँगी, है ना। तो इसीलिए मैं बच्चों को यही सलाह दूँगी कि वो हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूर जाएं, तभी जाके उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ किया है ज़िंदगी में। मैम, क्वालिटीज़ की बात करें तो कौन से स्टूडेंट्स, किस टाइप के स्टूडेंट साइकोलॉजी में जा सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए? देखिए मैम, स्टूडेंट तो सारा बच्चा एक ही होता है ना। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चा साइकोलॉजी पढ़ रहा है वो अपने अंदर कुछ स्किल्स ज़रूर डेवलप करे। लाइक सबसे पहले बच्चे में एम्पैथी होना चाहिए। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो मैं एक बहुत ही आसान शब्दों में बता देती हूँ, आई फील फॉर यू और आई फील विद यू। So I feel for you is a sympathy and I feel with you is a empathy. तो आपका empathetic होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड चीज़ जो है वो बच्चे में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम एकदम से नहीं मिलता है, सफलता मिलने में धीरे धीरे समय लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर, एक स्टूडेंट जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है उसके अंदर एक ये गुण ज़रूर होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहे। क्योंकि जो भी इंसान आके आपको अपने मन की बात बताएगा वो आपसे ये उम्मीद ज़रूर करेगा कि आप उसकी बात कभी आगे किसी से ना कहें। तो ये 3 क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। अगर ये 3 क्वालिटीज़ है तो साइकोलॉजी में डेफिनेटली वो करियर बना सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है मैम, अगर मान लीजिए ये क्वालिटीज़ किसी स्टूडेंट में नहीं है और वो डेवलप करना चाहता है तो वो कैसे ये क्वालिटीज़ डेवलप करेगा? मैम देखिए, क्वालिटीज़ का क्या होता है ना, अगर आप कुछ चीज़ करने की इच्छा होती है ना तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, है ना। तो जब बच्चा बीए साइकोलॉजी कर रहा है, पढ़ रहा है,
तो वो अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करेगा, वो इंटर्नशिप्स करेगा, वो फील्ड वर्क में जाएगा, तो धीरे धीरे उसका जो भी मेंटोर होगा उसमें वो क्वालिटी डेवलप हो ही जाएंगी अपने आप। ये कोर्स ही ऐसा है कि ये बच्चे को मजबूर कर देता है ये क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए। इनके बिना वो आगे मास्टर्स में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये क्वालिटीज़ होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी, और है। सबसे ज़रूरी मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान भी ज़रूर रखना है। ऐसा ना हो कि दूसरों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते रखते अपनी मेंटल हेल्थ पहले ख़राब हो जाए। मैम, स्ट्रेस, आपने मेंटल हेल्थ की बात करी तो स्ट्रेस एक वर्ड आता है कि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। जी। तो कॉमन चीज़ हो गई है ये आजकल करियर में, किसी भी आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी आप स्ट्रीम में हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये साइकोलॉजी कैसे हेल्प करता है, और अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो वो कैसे इसमें आगे अपना करियर बना सकता है, क्योंकि इसमें आपने बताया कि 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आजकल स्ट्रेस मैं देखूं तो एक छोटा सा बच्चा जो 3rd क्लास में है उसको भी हो रहा है, अडल्ट्स को भी हो रहा है, और लेट अडल्टहुड में भी काफ़ी स्ट्रेस है अलग अलग लेवल पे। तो मैम देखिए, साइकोलॉजी जो है बेसिकली मैनेजमेंट सिखाता है ना। हम लोग डिसऑर्डर तो डायग्नोस कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ हमारा किस कंडीशन में ये तो डायग्नोस कर लेते हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में हैं, बर्नआउट में हैं और किसी भी तरीके की समस्या में हैं, तो सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट करें, है ना। स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग डिनाइल में ही रह जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। पहले उसे स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत सीरियस चीज़ हो रही है और नहीं मैनेज हो पा रही है, तो हमें हेल्प लेने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अगर हम किसी से मदद मांगेंगे तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बच्चे जो बहुत स्ट्रेस में हैं या जो बहुत जिनको हो सकता है कि किसी तरीके का ट्रॉमा रहा हो किसी भी प्रकार का, तो वो मदद ज़रूर मांगें। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स ही आपकी मदद कर रहे हों, कई बार वो लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल वो स्ट्रेस का मैनेजमेंट धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी में थेरेपीज़ होती हैं जिसमें हम लोग बातचीत करके विद अ साइंटिफिक रीज़न हम उनको धीरे धीरे चीज़ें बताकर कम कर सकते हैं। मैम, क्योंकि ये आजकल एक टैबू भी बन गया है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेता है तो उसे पागल बोला जाता है, एक मेंटली डिस्टर्ब है, ये सब चीज़ें बोली जाती है। तो उसको कैसे ओवरकम करके लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? देखिए मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, आजकल ऐसा होता भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि रूरल एरियाज़ में ऐसा हो रहा है, एक्चुअली अर्बन एरियाज़ में भी ऐसा हो रहा है। फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि हम लोग जाके ज्ञान तो बहुत दे देते हैं, बट अगर हमारी फैमिली में कोई होता तो हम बोलते हैं पागल है क्या तू, साइकोलॉजिस्ट के पास थोड़ी जाएगा। तो मैम हम लोगों ने इसके लिए ना कुछ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, ठीक है। मैं खुद उन प्रोग्राम्स का पार्ट हूँ, और हम लोग वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, जिसमें हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। और उसमें हम लोग बताते हैं कि किसी भी तरीके की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छुआछूत की बीमारी हैं, या फिर अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। एक नॉर्मल इंसान भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, बातचीत करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है। जी, इसमें कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं जी। है। मैम, अब अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं सबसे ज़्यादा कि इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है? मैम देखिए, 3 क्वालिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ यही पढ़ाती हूँ। दूसरा, मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि हम लोग जो भी हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो हमें प्रैक्टिकली ज़रूर करना है। अगर मैं थ्योरी में किसी को ये पढ़ा रही हूँ कि मुझे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो मैं वो सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, मुझे वो क्रिएट करके बच्चे को बताना है ना। कि अगर मेरा बच्चा कल को असाइनमेंट नहीं बना के लाया तो मैं उसके ऊपर चिल्लाने की जगह पहले वो रूट कॉज देखूँ कि उसका एक्चुअली रीज़न क्या था। तो मैं बच्चे को यही सिखाती हूँ कि जो भी मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ और आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अपने आप कीजिए,
ताकि वो स्किल धीरे 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 आपके अंदर डेवलप हो, क्योंकि डिग्री लेने के तुरंत बाद आप काउंसलिंग तभी कर पाएंगे जब डिग्री के साथ साथ आपने स्किल सीखा होगा। जी, स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगर कंट्रोल करने में भी काम आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और जी। बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। देखिए मैम, क्या होता है ना, साइकोलॉजी यही है, हमें ना बिहेवियर दिखता है, बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है ना। उसके पीछे का क्या कारण है हम वही साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और वही डायग्नोस करते हैं। अगर कोई भी पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत एंगर इश्यूज़ हैं उसके साथ, तो जितने पेशेंट्स मैंने आज तक देखे हैं, जितने क्लाइंट्स से मैं मिली हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो इमोशनली बर्न आउट हैं। अगर आप उनसे मिलें तो उनके अंदर एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, उनका एक इनर चाइल्ड है जो बहुत हर्ट किसी कोने में बैठा हुआ है ना। तो बस हमें वो इनर चाइल्ड जो है उसको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज़। और वो जो हमारा डिस्प्ले बिहेवियर है, जो डिस्प्ले हो रहा है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर जो है, वो धीरे 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 कम हो जाता है और मैल अडेप्टिव बिहेवियर अडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। मैम, इस करियर को स्टार्ट करने में जो स्टार्टिंग स्ट्रगल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखिए मैम, ये करियर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना। जो बच्चा जिसने 11th-12th में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा, फिर वो बीए कर रहा है, फिर वो एमए कर रहा है, तो उसने अपने 5 साल तो लगा दिए साइकोलॉजी पढ़ने में। तो बच्चे को लगता है कि अब मैं कुछ अर्न करना शुरू करूँगा, क्योंकि एज़ पर द कंपैरिजन ऑफ अदर कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज, हर बच्चा 5 साल की पढ़ाई करने के बाद कुछ अर्न करने लगता है। बट साइकोलॉजी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि मास्टर्स के बाद भी आपके पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप जब तक डिप्लोमाज नहीं करेंगे थेरेपी में तो आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समय लगता है। और मैं बच्चों को यही कहूँगी कि जो भी बच्चे ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कई बार पेशेंस लूज़ होता है, बर्नआउट होता है कि मेरे सिबलिंग हैं वो इतना अर्न कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचेंगे जहाँ पर पहुँच के आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा जो स्ट्रगल था वो किसी काम तो आया। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो साइकोलॉजी में तुरंत बाद नहीं आती है पढ़ाई की। जी। एज अ फ्रेशर अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत ही कम स्टाइपेंड पे रखा जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप अभी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इंटर्नशिप साइकोलॉजी में ऐसी होती हैं जो पेड इंटर्नशिप होती हैं, आपको ही पे करना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए। स्किल सेट जी, क्योंकि क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में फ्रेशर्स को एक्सपोजर एकदम से नहीं दे सकते हैं पेशेंट के साथ, है ना। तो धीरे धीरे सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके पास स्किल सेट आता है, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आपके पास आपका लाइसेंस आता है, अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, NGOs के साथ आप एसोसिएटेड होते हैं, तो आपका जो पे स्केल है वो बढ़ता है। बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी स्कोप है, इनके स्कोप है। मैम, हर कोई ROI सोचता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, हमने ये कोर्स में इतना खर्च किया है तो हमें इन्वेस्टमेंट, हमारा रिटर्न कब होगा। तो बहुत स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि हम इसमें कहाँ तक कमा सकते हैं। तो इस करियर को अगर हम चुनते हैं, साइकोलॉजी को अगर हम चुनते हैं, तो क्या मैक्सिमम हमारा है कि हम पे आउट ले सकते हैं? देखिए मैम, जैसे अभी मैंने बात करी कि गवर्नमेंट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली मैंने, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा एक क्लिनिक है, तो मैं उसमें 10 घंटे काम भी कर सकती हूँ, 8 घंटे काम भी कर सकती हूँ, 12 घंटे काम भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं कितना भी अर्न कर सकती हूँ। बट अगर मैं एक अच्छा 10 साल से मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस चल रहा है और मैं 8 से 9 घंटे बैठती हूँ, तो मैं 5 to 6 लाख तक अर्न कर लेती हूँ। ठीक है, प्राइवेट में। हाँ, या राइट। फिर गवर्नमेंट में आपका डिपेंड करता है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट में हर जगह साइकोलॉजिस्ट की नीड हुई है, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना, और बाकी अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो उनका पे स्केल उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग चलता है। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी सेम है, आप किस सेक्टर में हैं, आप कॉलेज में हैं, एजुकेशनल सेटअप में हैं, आप हॉस्पिटल्स में हैं,
आप किस पोस्ट पर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पे होता है। अब अगर मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो अगर मैं एक क्लिनिक में हूं तो मैं 5 से 6 लाख रुपए कमा रही हूं। अगर मैं उस क्लिनिक को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगी या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगी, तो मैं उसका जस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न करने लगूंगी, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस फील्ड में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड। मैम बेस्ट कौन सा है दोनों में से? स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो किस में, और ग्रोथ के अगर चांसेस हैं तो वो किस में? ठीक है, ये आपने दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी स्टेबल होता है, वहाँ जॉब्स काफ़ी स्टेबल हैं, है ना, और बाकी और पर्क्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पर बेनिफिट्स है कि आपकी पे स्केल बहुत जल्दी बढ़ता है, ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बट फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे साथ हैं। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगी तो मेरा एक पे एक टाइम तक ही रहेगा, फिर उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, है ना, राइट। और अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगी तो मुझे जितना पैसा देंगे मुझे उतना मेहनत भी करना होगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आप अगर जल्दी पैसा चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में जा सकते हैं, और अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। मतलब दोनों ही कंडीशनल है, हाँ, दोनों ही बेस्ट है अपनी डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, स्टूडेंट का क्या प्रायोरिटी है, वो उस पे डिपेंड करता है, राइट। मैम आगे आने वाले अगर हम 10 सालों की बात करें, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हर करियर में देखा जाता है, तो आने वाले 10 सालों में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं साइकोलॉजी में जो ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं? एक्चुअली मैम साइकोलॉजी अभी क्योंकि इंडिया में अपकमिंग है, आ ही रहा है, धीरे धीरे आता जा रहा है, तो साइकोलॉजी इज़ अ ब्रॉडर टर्म, राइट। तो साइकोलॉजी की कुछ ब्रांचेज होती हैं, जैसे आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करी। क्लिनिकल साइकोलॉजी हमेशा से ही इंडिया में रहा है क्योंकि हम लोगों ने देखा है अलग अलग तरीके के मेंटल इलनेसेस। इसके अलावा आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आने वाले साल में बहुत ज़्यादा प्रचलित होने वाला है। इसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजी एक ब्रांच है, और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो कि नाम से हमें पता लग रहा है जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, MNCs हैं, वो लोग भी अपने पैनल पे साइकोलॉजिस्ट रखते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉई की मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सेम ऐसा ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में होता है, स्पोर्ट्समैन के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो साइकोलॉजी का काफ़ी स्कोप है, और आजकल एक नया अपकमिंग साइकोलॉजी में एक फील्ड है इंडिजिनस साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी, जिसमें हम साइकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंडियन साइकोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसमें थेरेपीज़ करी जाती हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट कैसे साइकोलॉजी में आए, गीता का क्या सार है और वो साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, तो ये सब आज आने वाले हैं। हाँ जी। तो ये कैसे हेल्प आउट करेगा? देखिए, मैं आपको आपने गीता में अनासक्ति और आसक्ति के बारे में सुना होगा। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट की बात होती है ना। हम लोग बोलते हैं हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, डिटैचमेंट हो नहीं पाता है। तो ये गीता का अगर आप पढ़ें तो एक अध्याय है जिसमें आसक्ति और अनासक्ति के बारे में बात हुई है। तो साइकोलॉजी बेसिकली, अगर आप कभी किसी थेरेपी में जाएं या बातचीत करें साइकोलॉजिस्ट से कभी समय निकाल कर, तो आप देखेंगे कि वो ये नहीं कहते हैं कि आप डिटैच हो जाइए चीज़ों से, है ना, या अटैच हो जाइए किसी इंसान से। कैसे कृष्ण भगवान ने उसी समय में आसक्ति और अनासक्ति की बात करी, और कैसे हमने मॉडर्नाइज़ करके वो साइकोलॉजी में अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात करी। कैसे वो आपको पर्सनल लाइफ में ग्रोथ कर सकता है, कैसे वो आपकी स्ट्रेस को कम कर सकता है। मैं मेहनत तो कर रही हूँ पर मैं रिज़ल्ट की चिंता ना करूँ। हाँ। कहना आसान है, एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो ये सब चीज़ें आपस में सिखाई जाती हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जी, वाला बहुत है। हाँ। तो लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स इस करियर में आना चाह रहे हैं लेकिन वो ये करियर चूज़ करने से डर रहे हैं, तो उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये करियर चूज़ करते हो तो आप पर्सनली तो जितना ग्रोथ करोगे ही करोगे। आप किसी इंसान की ज़िंदगी में एक बदलाव लाओगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने किसी की ज़िंदगी में कुछ तो काम किया, हीरा बन के चमक गया मैं। क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की मदद करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें समाज में अगर हम किसी के लिए कुछ 1% भी कर पाएँ तो शायद बेहतर है। तो डरने की कोई बात नहीं है, और काफ़ी अच्छे गाइड, काफ़ी अच्छे मेंटोर्स, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं इस फील्ड में।
आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं मैम के थ्रू, और आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। तो थैंक यू सो मच मैम, Thank you. आपने साइकोलॉजी को मतलब इतना इजीली आपने समझा दिया कि बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट्स से सुन भी रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि अगर आप साइकोलॉजी एज अ करियर चूज़ करते हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको इनर मतलब सेल्फ ग्रोथ भी आपका होगा और दूसरों को भी आप ग्रो कर जी। पाएंगे। तो राशि गुप्ता मैम हमारे साथ ही इस एपिसोड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की फोनिक्स यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कुछ भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोनिक्स यूनिवर्सिटी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या और जानना है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा करियर वाला को होगा हम वो क्वेश्चंस लेके किसी प्रोफेसर से बात कर पाएँ आपके क्वेश्चंस को लेकर और आपके क्वेश्चन का जवाब हम दे पाएँ। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क का ये खास प्रोग्राम करियर वाला, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. From engineering and management to allied and paramedical sciences, computing, and more, with real-world industry exposure. Our programs empower students to lead and innovate on a global stage. Students from different states, countries, and cultures brings diversity to Phoenix. Here, learning goes beyond classrooms. World-class labs, vibrant campus life, and hostels that feel like home. All nurture growth in every form. Renowned artists and students' talent shine at our signature events. With 100% placement assistance, your journey doesn't end with a degree. Congratulations, you are hired. It begins with a career full of promise. This is your launch pad. This is Phoenix University, where your future takes flight.